चलिए बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं लामीज थ्योरम की। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, ज्यादातर यूज जो होगा इसका वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर। लेकिन अभी इसका बेसिक समझते हैं हम, जो पूरा किससे रिलेटेड है, वेक्टर से रिलेटेड है। आप एक बात समझो, मान लो मैं आपके पास आपसे बोलूं कि आपके पास इस तरह का ट्राइंगल है, ऐसे ए वेक्टर है आपके पास, ये आपका बी वेक्टर और ये मान लो आपका सी वेक्टर हो गया। मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 के बराबर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 के बराबर है और इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियस बात है 5 हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। ये वाला एंगल है 37 डिग्री, ये वाला एंगल है 53 डिग्री, है ना। अच्छा सोचो, मैं आपसे बोलूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो बताओ आप क्या बोलोगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। देखो बात समझो आप, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। देखो ऐसे ए वेक्टर हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। क्योंकि एंगल दो वेक्टर्स के बीच में कहां पर लेते हैं? जिस पॉइंट पर दोनों की टेल एक दूसरे से क्या होती है? कोइंसाइड होती है ना। ऐसे इस पॉइंट पे हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कंसिडर करते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बताओ बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 37 डिग्री है कि कुछ और है? देखो मैंने क्या बताया आपको, एंगल किस पॉइंट पे लेते हैं? जहां पे दोनों वेक्टर की टेल एक दूसरे से कोइंसाइड करती है। यहां पे अगर आप देखोगे तो बी वेक्टर का हेड है, सी वेक्टर की टेल है, तो आप बी वेक्टर को ऐसे भी तो बना सकते हो, इस तरह भी बना सकते हैं हम बी वेक्टर को। तो ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो बोलो ये वाला एंगल कितना होगा? 143 डिग्री। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर होगा आपका 143 डिग्री, है ना। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 143 डिग्री। अच्छा मैं आपसे बोलूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल, बोलो 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 बोलो, 53 डिग्री होगा कि कुछ और होगा? देखो ये वाला ऐसे बना सकते हो आप सी वेक्टर को, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 127 डिग्री। कितना होगा? 127 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 127 डिग्री। अच्छा चलिए अब देखो, मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। बेसिकली स्टेटमेंट क्या है लामीज थ्योरम का, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एक एग्जांपल से, है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा पहले, फिर आपको लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट भी बताऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। देखो समझो बात को। अब मैं देखो क्या निकालता हूं, मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं? देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके अपोजिट वाला एंगल। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 और बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? देखो 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 देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 143 डिग्री। तो देखो मैं इसको कैसे लिख लेता हूं, इसको मैं लिखता हूं साइन 143 डिग्री। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। वैसे मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 127 डिग्री, तो साइन 127 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू भी मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। वैसे ही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, बाकी दो वेक्टर्स मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो साइन 90। इनकी वैल्यूज निकालनी है मुझे। अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। इसकी वैल्यू क्या लिखूं? साइन 90 प्लस 1, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 53, सही है। तो कितना हो जाएगा? ये cos 53 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप? 3 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा? cos 53 3/5, तो वैल्यू कितनी आएगी? 5, है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। वैसे देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 और ये साइन 127 डिग्री, तो इसको क्या लिख देंगे? साइन 90 प्लस 37,
तो हो जाएगा cos 37, तो ये आ जाएगा 4 और ये आएगी 4/5, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5, ये भी कितनी आ जाएगी 5। वैसे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो बच्चों कितना है 5, बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, sin 90 इज 1, तो ये भी कितना आ गया 5। तो इन तीनों की वैल्यूज जो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। समझो बात को, किन की वैल्यूज सेम आ रही है, ए वेक्टर अपॉन बाकी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का साइन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बाकी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का साइन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बाकी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का साइन, वैसे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बाकी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का साइन, सबकी वैल्यू सेम आ रही है। अच्छा अब एक बात समझो, इसी चीज को मैं और कैसे बना सकता हूं, देखो इसी चीज को मैं कैसे बना सकता हूं, ये आपका ए वेक्टर रहा, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका बी वेक्टर, देखो ये आपका बी वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है ना, और जो सी वेक्टर है अगर आप देखोगे तो सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल है 127 डिग्री, सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल कितना है 127 डिग्री, ये सी वेक्टर आपका, ये वाला एंगल कितना है 127 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है 143 डिग्री। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 143 डिग्री, ठीक है। अच्छा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर आप देखोगे तो यहां पे मैं वैल्यू निकालूं, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल sin 143 बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बाकी दो के बीच का एंगल sin 127, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो इनकी वैल्यू आप देखोगे तो 5 ही आएगी। देखो ये वही तो चीज है जो मैंने आपको बताई, मैंने आपको ये तो सिखाया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ बाकी दो के बीच का एंगल, तो वही चीज मैं यहां भी तो लिख रहा हूं, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ बाकी दो के बीच का एंगल, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ बाकी दो के बीच का एंगल, तो सबके लिए ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है 5 के बराबर आ रही है। बेसिकली आपको लामीज थ्योरम यही कहती है कि अगर आपके पास क्या है तीन वेक्टर्स हैं, अगर आपके पास क्या है तीन वेक्टर्स हैं और वो तीन वेक्टर्स इस तरह से हैं कि ए वेक्टर, कोई भी तीन वेक्टर्स आपके पास हैं और इस तरह से हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट अगर जीरो है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है जिससे बोला जाता है लामीज थ्योरम। और वो पर्टिकुलर रूल क्या होता है, जैसे मैं कहूं ए और बी के बीच का एंगल क्या है अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल क्या है बीटा और सी और ए के बीच का एंगल क्या है गामा। तो लामीज थ्योरम कहती है अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 के बराबर होगा देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ बाकी दो के बीच का एंगल, बाकी दो के बीच का एंगल क्या है बीटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाकी दो के बीच का एंगल, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बाकी दो के बीच का एंगल गामा, है ना। सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया देखो गामा, तो साइन गामा बराबर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बाकी दो के बीच का एंगल अल्फा। ये सारी चीज किसी कांस्टेंट के बराबर होगी। बेसिकली यही रूल आपका कौन सा रूल कहलाता है, साइन रूल कहलाता है ना। तो मैंने आपको कोशिश की एक एग्जांपल से समझाने की, क्योंकि अगर मैं सीधे आपको ये चीज बोल देता तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आती, तो आप एग्जांपल पे गौर कीजिए और फिर ये रूल भी ध्यान रखिए, है ना। इसके प्रूफ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हमारा बीच बीच में एनएलएम में बहुत यूज हो जाता है, मतलब जहां पे हमें तीन फोर्सेस दिखते हैं और उन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होता है, वहां बेसिकली हमारी लामीज थ्योरम यूज होती है ना। देखो एक एग्जांपल भी मैं आपको कराता हूं और क्लैरिटी आएगी आपको कि लामीज थ्योरम कैसे सवालों को आसान कर देती है। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं इस तरह से, ये वेक्टर है मान लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 न्यूटन है, ये आपका बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10√2 न्यूटन,
ये वाला एंगल दे रखा है आपको 45 डिग्री, है ना। आपसे सवाल ये पूछा और आपको एक वेक्टर और दे रखा है, ये सी वेक्टर ऐसे दे रखा है ना। अब और आपसे क्या बोला है, देखो ये आपसे बोल रहा है कि जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये सी वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, चलो ये सी वेक्टर है आपका, और आपसे सवाल ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, 0 है। समझना बात को अच्छे से, सवाल को समझना, लामीज थ्योरम की एप्लीकेशन को समझना। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं और इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना है, 0 है। तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना है, 0 है। अच्छा, अगर ऐसे 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है तो इसका मतलब ये 3 वेक्टर्स ट्राइंगल की 3 साइड से एक ही ऑर्डर में रिप्रेजेंट होंगे, है ना। हमने सीखा था ये। आपसे सवाल पूछा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये सवाल आपसे पूछा। देखो इस सवाल को वैसे हम रिजॉल्व करने वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लामीज थ्योरम से करवाता हूं ये सवाल। देखो कैसे करेंगे इसको, समझो बात को। जैसे मैं कैसे लिखता हूं, देखो अच्छा ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हुआ, ये एंगल भी 45 हुआ और ये 90, ये वाला एंगल भी कितना हुआ, ये वाला एंगल हुआ आपका 135 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 135 डिग्री, है ना। अब देखो मैं लामीज थ्योरम कैसे लगाऊंगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ बाकी दो के बीच का एंगल, साइन ऑफ बाकी दो के बीच का एंगल कितना है, 135 डिग्री। वैसे ही कैसे लिखूंगा, देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ बाकी दो के बीच का एंगल, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाकी दो के बीच का एंगल 90, साइन 90। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ बाकी दो के बीच का एंगल 135 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम। हमें ये चीज पता करनी है। अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, साइन 135 क्या लिख दूं, साइन 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को पता करना है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है। हाँ तो ये तो यहीं से हो गया कैंसिल, देखो इतना भी करने की जरूरत नहीं, आप इन दोनों को बराबर कर दो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे और किसके बराबर आ जाएगा, ये 10 के बराबर आ जाएगा। वैसे आप इसको रिजॉल्व करने वाले मेथड से भी कर सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था ये। आप ऐसे कह सकते थे अगर तीनों का रिजल्टेंट 0 है तो ये 10√2 है, तो 10 इधर है 10 इधर है, ये वाला 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस 10 को कौन कैंसिल करेगा, इधर वाला कैंसिल आउट कर देगा, है ना। मतलब इस 10√2 का 10 इधर है 10 इधर है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए लेसन को आगे बढ़ाते हैं, वेक्टर्स को। और बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। देखो बच्चों इससे पहले मैं आपको सिखा चुका हूं एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स के बारे में, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो अगर बच्चों आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप उन लेसन्स को देखिए, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान के चलिए कि फिजिक्स के हर चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो मेरे पिछले लेसन जरूर से देखिए, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जिसके थ्रू आपको वेक्टर के जो भी थ्योरेटिकल नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। जो चीज हम क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं वही चीज आपको लिखी हुई भी मिल जाएगी। तो लेक्चर देखने के बाद में उस पीडीएफ को एक बार जरूर रीड कीजिएगा ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट इस लेक्चर से निकाल सकें। चलिए बच्चों आज अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। देखो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और ये हमारा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है आपको स्केलर प्रोडक्ट मतलब
जो अपनी रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमको मिलेगी वो कैसे मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें कैसी मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है ना। चलो बच्चों, अब सबसे पहले हमें बात करनी है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। स्केलर प्रोडक्ट आप समझो काम का आएगा हमारा जब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर की। तो वर्क एनर्जी पावर में हमें जब वर्क कैलकुलेट करना होता है तो वर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए वो चर्चा हम आगे करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक यूज बता रहा हूं, स्केलर प्रोडक्ट का यूज वर्क कैलकुलेशन में आता है ना, जहां पर हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है। चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मान लो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इनके स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिनोट किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट किया जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बच्चों किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर, है ना। और इस ए बी कॉस थीटा को मैंने सी के बराबर बोल दिया। ए बच्चों हमारा क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस थीटा। अच्छा अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वांटिटी ए बी कॉस थीटा, इसमें वेक्टर जैसा कुछ भी नहीं है, वेक्टर जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहां पे कोई डायरेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो C बराबर ए बी कॉस थीटा। अच्छा अब एक बात आप समझो, अगर थीटा की वैल्यू, अच्छा ए और बी हमेशा पॉजिटिव होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर cos थीटा पॉजिटिव है, ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। अच्छा अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है तो उस केस में हमारा cos थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा 90 से 180 के बीच में, cos थीटा नेगेटिव होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। और अगर थीटा कितना है, 90 डिग्री है, उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, 0 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा, ये चर्चा भी आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए और बात करते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं आपसे, मान लो मैं आपको बोलूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता करना है। बिल्कुल आसान सा सवाल, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, बी वेक्टर का 20, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। सॉल्व कर लो, 200 इंटू 1/2 कितना आ गया, 100। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट का। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। चलिए और चर्चा करते हैं। देखो और कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा बच्चों ये जो अपना स्केलर प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, चाहे मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पता कर लूं, चाहे मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू पता करूं, दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए बी कॉस थीटा के बराबर होगी। दोनों की वैल्यू ए बी कॉस थीटा के बराबर होगी। ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये अपना क्या करता है, फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। अच्छा मैं अगर इसकी वैल्यू पता करूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो कैसे लिखूंगा बच्चों मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हो। सिंपल सिंपल सी चीजें
आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए और चर्चा करते हैं। देखो देखो अच्छा मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, और ये है हमारे पास बी वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अच्छा ये जो अपना ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, और ए वेक्टर का बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ए वेक्टर का बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ए साइन थीटा। ठीक है, अच्छा बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीख रहे हैं कि ये जो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हैं ये ज्योमेट्रिकली किस चीज को बता रहा है, ये ज्योमेट्रिकली किस चीज को बता रहा है, इस बात की चर्चा हम करने वाले हैं। देखो समझो बात को, मैं आपको बोलूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा के। अच्छा तो ये a cos थीटा यहां से किसके बराबर हुआ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन। अच्छा ये जो a cos थीटा है, a cos थीटा क्या है बोलो, a cos थीटा है कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर, है ना। ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट। देखो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है वो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, या इसको मैं क्या लिख दूं, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। सोचो वैसे ही मैं आपसे पूछता कि बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, तो आप क्या लिखते, बी वेक्टर डॉट ए कैप, डॉट ए कैप। तो ये डॉट प्रोडक्ट की क्या है बच्चों, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है। ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट। अच्छा जो बच्चों कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है, इसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसे हम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे क्या बोल दिया जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अच्छा और बात समझते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक चीज बोलूं कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसका भी है, और थीटा की वैल्यू cos 0, तो कितना आएगा ये ए स्क्वायर, कितना आएगा ये ए स्क्वायर। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर हुआ, ए स्क्वायर के बराबर हुआ, है ना। अच्छा वैसे ये भाई यही चीज अगर मैं यूनिट वेक्टर्स के लिए करूं, ये चीज मैं किसके लिए करूं, यूनिट वेक्टर्स के लिए, तो आप एक बात समझो, अगर मैं करूं आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, तो बताओ आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इस वाले आई कैप का भी 1 cos 0 डिग्री, तो ये कितना हो गया 1। वैसे अगर मैं करूं जे कैप डॉट जे कैप, तो ये भी कितना आएगा 1। वैसे मैं करूं के कैप डॉट के कैप, तो ये भी कितना आएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। अच्छा वैसे ही देखो अगर मैं आपसे बोलूं इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिखोगे आप, ए बी कॉस 90, कितना होगा ये 0।
ए बी कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, है ना? अच्छा, यही चीज हम यूनिट वेक्टर्स के लिए करें तो देखो, अगर मैं करूं आई कैप डॉट जे कैप तो कैसे लिखूंगा? 1 1 cos 90 कितना हो गया? ये 0 हो गया। वैसे अगर मैं करूं जे कैप डॉट के कैप, ये भी कितना होगा? 0 होगा। वैसे अगर मैं करूं के कैप डॉट आई कैप, ये भी कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, आप आई कैप डॉट जे कैप कर लो या जे कैप डॉट आई कैप कर लो, दोनों ही 0 होंगे, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एक ही बात होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। वैसे ही के कैप डॉट जे कैप बोल दो या जे कैप डॉट के कैप बोल दो, बात एक ही है। वैसे ही आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 होगी। बिल्कुल बेसिक बात बच्चों, वेक्टर के बारे में हमने ये डिस्कस करी, ठीक है? अच्छा, और देखो, और बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। देखो, और बात समझते हैं, समझो बात को। अच्छा, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है आपके पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना? ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें गिवन है। हमसे पूछा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ये सवाल हमसे पूछा। तो देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा? देखो, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है? तो देखो, ये कैसे करूंगा मैं? इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, इसका इसके साथ, तो क्या आएगा? देखो, ए एक्स बी एक्स, और इसका इसके साथ करूंगा तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? 1, है ना? अच्छा, इसका इसके साथ करूंगा तो आई कैप डॉट जे कैप आएगा, बोलो क्या आएगा? ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, और आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है? 0 होता है। अरे कितना होता है ये? 0। वैसे ही मैं ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप करूंगा तो आएगा ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, वो भी कितना होगा? 0 होगा। अरे कितना होगा? 0 होगा। तो आप एक बात समझो, जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कौन सी टर्म आ रही है? केवल आई कैप डॉट आई कैप वाली टर्म आ रही है, बाकी तो आई कैप डॉट जे कैप या आई कैप डॉट के कैप कितना हो गया? 0 हो गया। ऐसी ही चीज इसके साथ भी होगी। इसका जब तीनों से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसका इसके साथ या इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाएगा? 0। क्या आएगा ये? ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, बाकी तो दोनों 0 हो जाएंगे। वैसे ही इसका आप इसके साथ, तीनों के साथ करोगे तो केवल कौन सी टर्म बचेगी? ए जेड वी जेड के कैप डॉट के कैप। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड, ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हो गई। तो आप एक बात समझो, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको ऐसे दे रखे हैं, ए वेक्टर ऐसे दे दिया, बी वेक्टर ऐसे दे दिया, और इनके बीच का थीटा भी दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये मान लो 45 डिग्री दे दिया, तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे पता करोगे? यूजिंग द फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। और अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर आई कैप जे कैप की टर्म्स में दे रखे हैं इस तरह से, तो आप सिंपल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, है ना? देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूं 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, और बी वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपसे मैं पूछूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिंपल कैसे कर दोगे आप? देखो क्या है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। ए एक्स कितना है? 2 2
को किससे करोगे 1 से, यहां 2 है, यहां कितना है 1, प्लस यहां जे कैप के साथ 3, यहां कितना 1, प्लस यहां कितना 4, यहां कितना 1। सॉल्व कर लो, 4 और 3 7 और 2 9। ये आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया। तो आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि अगर इस तरह से दे दें तो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे पता करूंगा, मेरे को अगर इस तरह से दे दें तो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे पता करूंगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है ये, है ना। देखो और कुछ सवाल हम करते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं बच्चों, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, आपको ऐसे कोई डर नहीं लगना चाहिए इसमें, है ना। देखो और एक एग्जांपल करा दो, फिर चुटकी से हो जाएंगे आपके पास सवाल, हो जाएंगे आपसे सवाल। देखो जैसे मैं आपको बोलूं ए वेक्टर है अपना आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर है मान लो आई कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। मैं आपसे बोल दूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता कर दो। देखो देख के पता करना, हमें इतना लिखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है इनको। देखो आई कैप वाला है 1, यहां आई कैप वाला है 1, 1 को किससे कर दो 1 से, बीच में लगाओ प्लस, जे कैप के साथ यहाँ क्या है -2, यहां जे कैप के साथ क्या है 1, तो -2 इंटू 1, बीच में प्लस लगाओ, के कैप के साथ 3, के कैप के साथ 4, 3 इंटू 4। सॉल्व करोगे क्या आएगा 12 और 1 13, 13 माइनस 2 11। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। अब देखो अब थोड़े बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे सवाल बोलूं फाइंड कंपोनेंट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप। फाइंड कंपोनेंट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप। देखो मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों, मैंने आपको सिखाया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्या होता है। मैं इसको ए वेक्टर मान लेता हूं, ए वेक्टर मैंने किसे मान लिया आई कैप प्लस जे कैप को, बी वेक्टर मैंने किसे मान लिया 2i कैप माइनस जे कैप को, 2i कैप माइनस जे कैप को। अच्छा मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में पता करना है, हमें यही तो बोला गया कि आई कैप प्लस जे कैप का कंपोनेंट 2i कैप माइनस जे कैप की डायरेक्शन में पता करो। तो इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में, बोलो क्या लिखूंगा, बोलो 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 बोलो। इसका कंपोनेंट होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ये क्या होगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है चलो सॉल्व करो इसे। बी कैप सबको निकालना आता है, बी कैप निकाल के बता दो। बी कैप क्या होगा 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन √5, 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन √5। ये किसकी वैल्यू होगी बी कैप की वैल्यू होगी, है ना। सही है, समझ में आया सबको, बी कैप आ गया साहब। ठीक है अच्छा अब ए वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर का बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट हमें करना आता है साहब। देखो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, क्या लिखूं 1/√5 ऐसा ही रह जाएगा। इसका इसके साथ बोलो क्या लिखूं, यहां 1 है यहां 2 है तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, यहां 1 है या -1 तो 1 इंटू -1। समझ में आया सभी को, है ना। इस 1 को इस 2 से कर दिया, बेसिकली 2/√5 है ये। आप चाहो आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ऐसे लिख लो, है ना। तो 1 को 2/√5 से किया और +1 को -1/√5 से किया, तो आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1/√5। मतलब ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना हुआ 1/√5 हुआ। सिंपल है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में, उसका इसकी डायरेक्शन में, तो कौन सी मुश्किल बात है। जिसकी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है उसका यूनिट, उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। ऐसे ध्यान रख लो थोड़ा, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में पता करना है ना यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर का बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो।
अगर आपको इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में पता करना है तो बी वेक्टर डॉट ए कैप कर दो, बी वेक्टर डॉट ए कैप कर दो। कौन सी मुश्किल वाली बात है उसमें, है ना। और बातें समझते हैं, देखो एक सवाल और करते हैं ऐसा, है ना, खुद ट्राई कीजिएगा, है ना, कोई मुश्किल सवाल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया है तो सवाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर मान लो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। मैं आपसे बोल दूं फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, बताओ। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, बताओ। बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा बी वेक्टर डॉट ए कैप। जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर आएगा, जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना उसका यूनिट वेक्टर आएगा। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो क्या लिखा जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप, बी वेक्टर डॉट ए कैप। अब सॉल्व कर देखो, ए कैप और निकालो, ए कैप कैसे निकालोगे बोलो, क्या आएगा, ए कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट 18। यूनिट वेक्टर सबको निकालना आना चाहिए, है ना। अगर आपको नहीं आता यूनिट वेक्टर निकालना तो पिछले लेसन्स ध्यान से देखिए, हमने प्रॉपर्ली सीखा है यूनिट वेक्टर निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना। अब देखो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो 1 का किससे करूं, 1/√18 से, 1 का 1/√18 से, माइनस 1 का 1/√18 से, और 2 का 4/√18 से। तो आंसर क्या आ गया, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 8/√18। ये बी वेक्टर का कंपोनेंट आ गया ए वेक्टर की डायरेक्शन में। अच्छा एक सवाल और पूछूं मैं आपसे, समझो बात को। जैसे ये आपका बी वेक्टर था, मान लो, समझो बात को, और ये ए वेक्टर था, इनके बीच का एंगल थीटा था। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में ये ए कॉस, ये बी कॉस थीटा होगा, ये क्या होगा, बी कॉस थीटा, है ना। अच्छा, और उसकी वैल्यू हम बी वेक्टर डॉट ए कैप भी लिख सकते हैं। बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, बी कॉस थीटा है। क्या है साहब, बी कॉस थीटा है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अगर इसी कंपोनेंट को मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसी को मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। लेकिन बी कॉस थीटा किसके बराबर है, बी वेक्टर डॉट ए कैप इंटू। ये बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में इन वेक्टर फॉर्म इस तरह से निकाला जाएगा। जैसे इसी सवाल को ले लो, ये आपने क्या पता कर लिया, बी वेक्टर डॉट ए कैप पता कर लिया। मान लो इसी को मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये जो बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, इसे मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ, इसको मैं ए कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा देखो 8/√18 ए कैप। तो क्या हो जाएगा ये 8/√18, और ए कैप क्या लिखोगे बच्चों आप लिखोगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप अपॉन √18। तो सॉल्व करने पे आएगा 8/18 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है भाई, सिंपल बिल्कुल, है ना। बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी वेक्टर डॉट ए कैप, उसको भी आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चीजें
माइंड में क्लियर होनी चाहिए हमारे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो, तो सवाल करने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, है ना। और नीट में इसी तरह के बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल नहीं आते, ज्यादा घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछते। आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। तो बेसिक आपके तब स्ट्रांग होंगे जब एक एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल। चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं, देखो स्केलर प्रोडक्ट में और आगे देखो और कुछ सवालों की बात करते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको बोलूं ए वेक्टर बराबर दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ak कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। और आपको बोला इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, a वेक्टर जो है अपना बच्चों वो b वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या पता करना है, फाइंड a, स्मॉल a की क्या वैल्यू होगी। सिंपल, देखो हमने क्या सीखा था, अगर दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। अच्छा, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो कैसे करोगे बताओ आप। हमने कैसे सीखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे करते हैं, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ कर देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, 2 into 1 प्लस जे कैप के साथ, देखो यहाँ 3 है या -3, तो 3 को किससे किया जाएगा, -3 से, प्लस a को किससे किया जाएगा, 4 से, तो 4a बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 2 - 9 प्लस 4a बराबर 0। तो आप सॉल्व करेंगे तो 4a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/4। ठीक है, इस तरह से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर दो वेक्टर जैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए और कुछ सवाल करवाता हूं मैं बेसिक से आपको। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अच्छा आप करिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करिए, कैसे करेंगे, देखिए इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1, इसका कोफिशिएंट 2, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, बीच में लगाओगे प्लस, इस 1 को -2 से, है ना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए वेक्टर का, √2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2√2, है ना। ये थोड़ी चीजें हमें स्पीड में आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालना, डॉट प्रोडक्ट करना, है ना। तो आप सॉल्व कर लीजिए, ये कॉस थीटा बन जाएगा बच्चों आपका 0। अच्छा सोचो, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर आप चाहें तो ज्योमेट्रिकली भी वेक्टर ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं। देखो मैं ड्रॉ भी कर देता हूं आपके लिए इनको। जैसे अगर आप देखेंगे ए वेक्टर कैसा होगा, देखो ये ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर के पास 1 x एक्सिस के अलोंग 1 y एक्सिस के अलोंग, ऐसा आपका ए वेक्टर होगा, ये 1 ये एंगल होगा 45 डिग्री, है ना। और ये है आपके पास 2i कैप माइनस 2j कैप, मतलब 2 इधर और 2 नीचे, ये आपका बी वेक्टर है, देखो 2i कैप माइनस 2j कैप। अच्छा ये वाला एंगल जो बच्चों होगा आपका वो भी 45 डिग्री होगा। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एंगल आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां से भी कितना आया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, है ना। तो ऐसे मैथमेटिकली भी आना चाहिए, ऐसे ज्योमेट्रिकली भी हमें समझ में आना चाहिए कि इस तरह से दो वेक्टर्स की पोजीशन है
और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए।